इस लेक्चर में हम लोगों ने यानी लेक्चर नंबर 17 में अपना यूनिट नंबर 5 डिस्कस करना है कि जिसका नाम है लाइट। सो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर अपना काम शुरू करते हैं जी। तो इससे पहले हम अपना काम शुरू करें, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी हैं। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम डिस्कस करेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे, डिफ्रैक्शन है ग्रेटिंग हम डिस्कस करेंगे, और फिर जाहिर सी बात अगर हमें इंटरफेरेंस डिस्कस करनी है तो इंटरफेरेंस को डिस्कस करने के नतीजे में फिर हमें इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स को भी देखना पड़ेगा और थोड़ा बहुत न्यूटन रिंग्स को भी देखना पड़ेगा। और अगर हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग डिस्कस करनी है तो इस सिलसिले में फिर हमें डिफ्रैक्शन को और डिफ्रैक्शन थ्रू अ नैरो स्लिट को भी थोड़ा सा हमें जाहिर सी बात है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। सो अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक तो लाइट की डेफिनेशन, इट इज द मोस्ट रिफाइंड टाइप ऑफ एनर्जी और इट इज अ मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब लाइट भी क्या है, एनर्जी की ही टाइप है, एनर्जी की ही किस्म है, एनर्जी की ही फॉर्म है कि जो हमें चीज़ों को दिखाने में मदद फराहम करती है। यानी लाइट इज द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म और टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन, यानी देखने की हिस्स पैदा करना, ये क्या कहलाता है, लाइट का पर्पस कहलाता है। लाइट के बारे में मेनली दो व्यूज हैं, एक लाइट का वेव नेचर की तरह बिहेव करना है, दूसरा लाइट का पार्टिकल या ग्रैनुअल या कॉर्पस्कुलर नेचर की तरह बिहेव करना है। वेव नेचर का कॉन्सेप्ट हाइगन्स ने दिया था 1678 में, हाइगन्स प्रिंसिपल, अभी थोड़ी देर में जाके हम डिस्कस भी करेंगे, जिसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था, थॉमस यंग ने 1801 में अपने मशहूर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जो अभी हम कुछ देर में काफ़ी डिटेल तरीके से डिस्कस करते हैं। जबकि पार्टिकल या ग्रैनुअल या कॉर्पस्कुलर नेचर का जहाँ तक ताल्लुक है, ये आपको पता है न्यूटन के ज़माने से शुरू होके तो आइंस्टाइन और डी ब्रॉगली तक ये हमारा सारा काम आता है। दरमियान में मैक्सवेल प्लैंक भी आ जाता है कि जिसने क्या साबित किया था कि लाइट बेसिकली एनर्जी के पैकेट्स या पार्टिकल्स हैं कि जिनको उसने क्वांटा का नाम दिया था, बाद में आइंस्टाइन ने उसको फोटोन का नाम दिया था। अगर आपको याद हो तो यहीं से डी ब्रॉगले की मशहूर डी ब्रॉगले वेवलेंथ सामने आती है, लैम्डा इक्वल्स h/mv, कि जिससे बकायदा जो लाइट है उसकी डुअल नेचर साबित होती है। इनफैक्ट यूनिवर्स में हर चीज़ की डुअल नेचर साबित होती है, दिस इज फेमसली नोन एज वेव पार्टिकल, डुअल नेचर ऑफ एनीथिंग लाइंग इन दिस यूनिवर्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है वो है वेव फ्रंट्स। नाउ प्लीज इसको डिस्कस करने के लिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट करें, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये रेड कलर का डॉट जिसके साथ मैंने एस लिखा हुआ है, ये किसको शो कर रहा है, एक सोर्स ऑफ लाइट को शो कर रहा है जो अपने में से लाइट की रेस चारों तरफ फैला रहा होगा। आप सबको पता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इसको पास करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। आप सबको पता है लाइट प्रोग्रेसिव वेव है कि जो कि एनर्जी ट्रांसफर करती है। आप सबको पता है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है कि जो कि जब पार्टिकल से जब मीडियम से क्या करेगी, पास करेगी, तो पार्टिकल्स को अपनी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करवाना शुरू कर देगी। पीछे यूनिट्स में हम काफी तफसीली तरीके से लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव। सबसे ज्यादा अहम बात ट्रांसवर्स, कि लाइट जब भी किसी मीडियम में से पास करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स को अपनी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या करना शुरू कर देती है, वाइब्रेट करवाना शुरू कर देती है। अब मैंने इस सोर्स के गिर्द 3 सर्कल्स अस्यूम किए हुए हैं। दिस इज सर्कल 1, दिस इज सर्कल 2 एंड दिस इज सर्कल 3। सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, और इन सर्कल्स पे ये मीडियम के पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सर्कल 1 पे भी मैंने कितने पार्टिकल्स अस्यूम कर लिए हैं, 1 2 3 4। सर्कल 2 पे भी कितने अस्यूम कर लिए, 1 2 3 4। सर्कल 3 पे भी कितने अस्यूम कर लिए, 1 2 3 4, 4 पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जब लाइट की निकाली हुई रेस, ये जो रेड कलर के आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये जब लाइट की निकाली हुई रेस इन पार्टिकल्स में से क्या करेंगी, पास करेंगी, तो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द उन रेस के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। नाउ सबसे पहले किस सर्कल के पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, सर्कल 1 के। फिर किस सर्कल के पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, सर्कल 2 के। और फिर किसके वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, सर्कल 3 के। चूंकि सर्कल 3 का रेडियस सबसे ज्यादा है तो सर्कल 3 पे मौजूद पार्टिकल्स का सोर्स से फासला सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले किस सर्कल के पार्टिकल्स वाइब्रेशन शो करेंगे, 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। अच्छा, ये भी मेरे हाथ से आपको समझ आ गया होगा। अगली बात, सर्कल 1 बिकॉज इट्स अ सर्कल,
तो सर्कल के तमाम पार्टिकल्स का सेंटर यानी सोर्स से फासला क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब सर्कल 1 के अगर एक पार्टिकल वाइब्रेशन शुरू कर दे, सर्कल 1 का अगर एक पार्टिकल वाइब्रेशन शुरू कर दे, तो इसका मतलब सर्कल 1 के बाकी सारे पार्टिकल्स भी वाइब्रेशन करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर्कल 1 पे मौजूद तमाम पार्टिकल्स का सेंटर यानी सोर्स से फासला क्या है, सेम है। तो सर्कल 1 तक तमाम लाइट की रेस एक जितना फासला कवर करके एक जितनी स्पीड के साथ एक जितने टाइम में पहुंचेगी। तो सबसे पहले किस सर्कल के पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, 1, और जब 1 का एक पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करेगा तो बाकी सारे भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, सर्कल 1 पे मौजूद तमाम पार्टिकल्स का वाइब्रेशन का अंदाज, तरीका या फेज बिल्कुल क्या है, सेम है। नाउ द सेम थिंग कैन बी सेड अबाउट सर्कल 2। सर्कल 2 का भी जब एक पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करेगा तो सर्कल 2 के भी तमाम पार्टिकल्स बिल्कुल ही उसी अंदाज से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ऑल द पार्टिकल्स लाइंग on the circle 2 have same phase of vibration, and same thing can be said about circle 3। यहां से हमारा वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट आता है। प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो S है, दिस इज एक्चुअली सोर्स ऑफ लाइट। ये जो आपको लाइंस मैंने यहां पे ड्रॉ करके दिखाई हुई है, दीज आर एक्चुअली रे ऑफ लाइट। एंड और रे क्या होती है, जो किसी भी लाइट की बेसिकली क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताती है। एस क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइंस क्या है, रे ऑफ लाइट। ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स आपको लगे दिखाई दे रहे हैं, दीज आर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग। तो ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं ना, जिनको मैंने 1 2 3 का नाम दिया है, जिन सर्कल्स पे ये पार्टिकल्स एक्चुअली क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, दीज सर्कल्स आर नोन एज वेव फ्रंट्स। इसका मतलब वेव फ्रंट क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होती है जिसपे मौजूद तमाम पार्टिकल्स का वाइब्रेट करने का अंदाज बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब वेव फ्रंट एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस होती है जिसपे मौजूद तमाम पॉइंट्स का फेस क्या होता है, सेम होता है। डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी भी हुई है, इमेजिनरी सरफेस ऑन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। इसका मतलब ये जो S है ये वेव फ्रंट नहीं है, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। ये जो रेड कलर के एरोस हैं ये वेव फ्रंट नहीं है, दिस इज रे ऑफ लाइट। ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं ये वेव फ्रंट नहीं है, दीज आर एक्चुअली पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं जिनको मैंने 1 2 3 का नाम दिया हुआ है, दीज सर्कल्स, दीज इमेजिनरी सरफेस आर नोन एज वेव फ्रंट्स। चलिए, वेव फ्रंट पे काफी बहस होगी। वेव फ्रंट्स की दो टाइप्स होती हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स एंड प्लेनर वेव फ्रंट्स। याद रखिएगा कि फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक टॉर्च है जिसे क्या निकल रही है, चारों डायरेक्शन में लाइट की रेस निकल रही है। तो अगर मैं इन निकलती हुई रेस की वजह से बनने वाला क्या बनाऊं, वेव फ्रंट बनाऊं या वेव फ्रंट्स बनाऊं, तो कुछ इस किस्म के बनेंगे। इसका मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सोर्स से जो वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं वो बेसिकली क्या है, स्फेरिकल हैं। लेकिन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के छोटे पोर्शंस आगे जाके ऑलमोस्ट क्या हो गए, स्ट्रेट लाइन हो गए। यानी जैसे जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे को बढ़ता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे उसका साइज क्या होता जाता है, ज्यादा होता जाता है, उसके स्मॉल पोर्शन कैसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं, लाइक अ स्ट्रेट लाइन। These small portions of a large spherical wavefront behaving almost like a straight line are known as planar wavefronts। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी सूरज से लाइट निकलती होगी तो इनिशियली कौन से वेवफ्रंट्स बनते होंगे, जी बिल्कुल स्फेरिकल, लेकिन वो जमीन तक आते आते किस में चेंज हो जाते होंगे, प्लेनर वेवफ्रंट्स में। मैं फिर बोल रहा हूं, सूरज से निकलने वाली लाइट के इनिशियल वेवफ्रंट्स क्या होंगे, स्फेरिकल, लेकिन वो जमीन तक आते आते किस में चेंज हो जाएंगे, प्लेनर वेवफ्रंट्स में चेंज हो जाएंगे। स्फेरिकल वेवफ्रंट कौन बना सकता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। जबकि प्लेनर वेवफ्रंट्स कैसे बन सकते हैं, एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दी कि सूरज से निकलने वाले वेवफ्रंट्स जमीन तक आते आते स्फेरिकल से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लेनर वेवफ्रंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक प्लेनर वेवफ्रंट को बनाने का एक और तरीका भी है, आप किसी भी सोर्स ऑफ लाइट को कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के एन कहां पे रख दें, ऊपर रख दें। आपने अपनी रूटीन की क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के एन कहां पे आ जाए
ऊपर आ जाए तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनता है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे इमेज बनने का क्या मतलब है कि लेंस से निकलने के बाद रेस किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। और पैरेलल लाइंस आपको पता है आप कौन से वेवफ्रंट्स बनाएंगी, प्लेनर वेवफ्रंट्स बनाएंगी। वेवफ्रंट्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज जरा ज़हन में रख लीजिएगा। नंबर 1, दो कंसेक्टिव वेवफ्रंट्स के दरमियान का फासला किसके बराबर होता है, वेवलेंथ के। ये एमसीक्यू के बड़े अहम रिजल्ट्स हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वेवफ्रंट्स इज लैम्डा। आई रिपीट, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वेवफ्रंट्स, चाहे स्फेरिकल वेवफ्रंट्स हो चाहे प्लेनर वेवफ्रंट्स हो, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वेवफ्रंट्स इज लैम्डा। ठीक हो गया। वेव फ्रंट कि जिसको बाद सर्कमस्टेंसेस में वेव लेट भी कहा जाता है। याद रखिएगा वेव फ्रंट का मतलब क्या है कि वेव का मुकाबला करने वाला, वेव का सामना करने वाला फ्रंट। और वेव लेट का मतलब क्या होता है कि जो अपने में से वेव को क्या करने दे, लेट करने दे, पास करने दे। तो वेव फ्रंट को आप टेक्निकली स्पीकिंग वेव लेट भी कह सकते हैं। चलें, पहला एमसीक्यू मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वेव फ्रंट्स इज लैम्डा और वेवलेंथ। दूसरा एमसीक्यू यहाँ पे क्या बन सकता है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनर वेवफ्रंट is assumed to be infinity। मैं फिर बोल देता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनर वेव फ्रंट is assumed to be infinity। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जब भी किसी सोर्स से क्या निकलती है, लाइट निकलती है, तो इनिशियली कौन से वेव फ्रंट्स बनते हैं, स्फेरिकल। स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जैसे जैसे आगे प्रोपोगेट करते हैं उनके साइज में क्या होता जाता है, इजाफा। जिससे होता क्या है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के स्मॉल पोर्शन कैसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं, सीधी लाइन की तरह। और वो स्मॉल पोर्शन जो कि कैसे बिहेव कर रहे हैं, सीधी लाइन की तरह, वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, प्लेनर वेव फ्रंट्स ही कहलाते हैं। इसका मतलब टेक्निकली स्पीकिंग वेव फ्रंट्स स्फेरिकली पैदा होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लेनर वेव फ्रंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि चलिए स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को प्लेनर वेव फ्रंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या प्लेनर वेव फ्रंट्स को स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? आंसर जी बिल्कुल, डिफ्रैक्शन या डायफ्रैक्शन। यानी लाइट जब भी अपने आगे आने वाली रुकावट के किनारों से बेंड करती है या बेंड होती है, तो वो अपने पास से क्या कर जाती है, डेविएट कर जाती है। और अगर वो कौन से वेवफ्रंट्स बना रही है, प्लेनर वेवफ्रंट्स बना रही है, तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, स्फेरिकल वेवफ्रंट्स में चेंज हो जाएंगे। तो प्रोसेस which converts planar wavefronts into spherical wavefronts is known as diffraction या diffraction। आगे जाके इंशाल्लाह हमने इसको तफसील से डिस्कस करना है। वेवफ्रंट्स का कॉन्सेप्ट या लाइट की वेव नेचर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, हाइगन्स ने। इसी वजह से कि ये इसी वजह से वेवफ्रंट्स का ये जो एनालिसिस है या जो ये वेवफ्रंट्स की जो डिस्कशन है, दिस इज टिपिकली नोन एज हाइगन्स या हाइजेंस प्रिंसिपल। दोनों तरीकों से इसे बोला जाता है। हाइगन्स प्रिंसिपल के दो पोस्टुलेट्स हैं और दोनों पोस्टुलेट्स आपको शेप ऑफ वेवफ्रंट के बारे में बताते हैं और लोकेशन ऑफ वेवफ्रंट्स के बारे में बताते हैं। यानी वेव फ्रंट पे मौजूद हर पॉइंट कैसे बिहेव करना शुरू कर देता है कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेवलेट की तरह या सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट की तरह, जो किस वेलोसिटी से आगे मूव करता है, जिस वेलोसिटी से लाइट प्रोपोगेट कर रही होती है। और अगर आपको एक वेव फ्रंट की जगह या लोकेशन का पता है, तो आप उसकी मदद से एक ऐसी सरफेस ड्रॉ करके जो तमाम पॉइंट्स को टेंजेंशियली कांटेक्ट में ले रही हो, आप दूसरा वेव फ्रंट भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखें ये एक वेव फ्रंट था, तो इसकी मदद से मैंने एक दूसरा वेव फ्रंट बनाया, इसकी मदद से मैंने एक तीसरा वेव फ्रंट बनाया। और ये रूल सिर्फ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि ये रूल प्लेनर वेव फ्रंट्स पे भी एप्लीकेबल है। तो एमसीक्यू के लिए ज़्यादा अहम बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि हाइगन्स प्रिंसिपल के दो पोस्टुलेट होते हैं और दोनों आपको दो बातें बताते हैं, शेप ऑफ वेव फ्रंट एंड लोकेशन ऑफ वेव फ्रंट। चलें बात को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा अहम हमारा काम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ये अभी हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने करनी है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दो सोर्सेस की पैदा की हुई लाइट आपस में इंटरफेरेंस कब करेंगी, दो सोर्सेस की पैदा की हुई लाइट आपस में इंटरफेरेंस कब करेंगी, द लाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय टू सोर्सेस will produce interference when they must, number 1 be in same direction, number 2 be monochromatic यानी उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, and number 3, number 2 नहीं, number 3 have the zero or constant phase difference। और जो दो सोर्सेस ऐसी बीम्स ऑफ लाइट पैदा कर रहे हो जो ये तीनों शराइत पूरी करके आपस में क्या कर जाएं, इंटरफेरेंस कर जाएं, वो सोर्सेस क्या कहलाते हैं, आपने पढ़ा होगा कोहेरेंट सोर्सेस।
आगे इंटरफेरेंस दो तरह की हो सकती है, एक क्या कहलाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक क्या कहलाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट पे फॉल करता है, एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ पे फॉल करता है, दोनों वेव्स एक दूसरे को एनहांस करके ऐड करके प्लस करके एक बड़ी वेव बना देती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि एक का क्रेस्ट दूसरी के ट्रफ पे फॉल करता है और पहली का ट्रफ दूसरी के क्रेस्ट पे फॉल करता है और दोनों वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? जब दो मिलने वाली वेव्स के दरमियान, अच्छा एक बात याद रखिएगा इससे पहले कि मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ आऊं, इंटरफेरेंस की शराइत यही है, यानी इंटरफेरेंस के लिए दो सुपरपोज होने वाली वेव्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए सेम, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ क्या होना चाहिए सेम, या और उनके दरमियान कोई फेस डिफरेंस नहीं होना चाहिए या कांस्टेंट फेस डिफरेंस होना चाहिए। और जो दो सोर्सेस ये काम पूरा कर रहे होंगे, ये शराइत पूरी कर रहे होंगे, यानी जो दो सोर्सेस ऐसी बीम्स ऑफ लाइट पैदा कर रहे होंगे जो तीनों शराइत पूरी करें, वो क्या कराएंगे कोहेरेंट सोर्सेस। तो कोहेरेंट सोर्सेस की पैदा की हुई लाइट्स आपस में क्या कर जाती है इंटरफेरेंस हो जाती है। इंटरफेरेंस के बाद आगे दो पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी या इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगी। अगर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो रही है या अगर हम चाहते हैं कि दो वेव्स के दरमियान कौन सी इंटरफेरेंस हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो दोनों वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए, यानी वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी 0 या 1 लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा, जबकि n क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो इफ we want a constructive interference, then the superposing waves or interfering waves must have a path difference of a integral multiple of a wavelength। अब आपको पता है, ये आपने पिछले यूनिट में भी पढ़ा था कि फेज डिफरेंस की मदद से पाथ डिफरेंस निकालना कोई इतना इशू नहीं है। फाई क्या है फेज डिफरेंस, एक्स क्या है पाथ डिफरेंस और लैम्डा क्या है वेवलेंथ। और ये भी हम लोगों ने देखा था, आपको आई एम श्योर आपको याद होगा कि फाई वैसे का वैसा 2 पाई, अगर मैं x की जगह क्या रिप्लेस कर दूं लैम्डा, अगर मैं x की जगह क्या रिप्लेस कर दूं लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो फाई क्या आ जाएगा 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा का पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होता है 2 पाई के फेस डिफरेंस के। तो आगे बड़ा आसान हो जाता है, क्या आप इस लैम्डा की जगह क्या रिप्लेस कर दें 2 पाई, तो जब लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई, तो पार्ट डिफरेंस की शर्त किस में चेंज हो जाएगी फेस डिफरेंस की शर्त में। यानी अगर आप चाहते हैं कि दो वेव्स के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो उन दोनों वेव्स के दरमियान पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए, या उन दोनों वेव्स के दरमियान फेस डिफरेंस एन 2 पाई होना चाहिए। और एन 2 पाई हमें क्या देगा ऑफ कोर्स 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि दो वेव्स के दरमियान कौन सी इंटरफेरेंस हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो फिर उन दोनों वेव्स के दरमियान पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी n प्लस हाफ लैम्डा होना चाहिए। और n प्लस हाफ लैम्डा से क्या क्या आएगा जी लैम्डा बाय 2 या 3 लैम्डा बाय 2 या 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। और अगर आप लैम्डा की जगह 2 पाई रिप्लेस कर दें तो ये फेज डिफरेंस की शर्त आ जाती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि दो वेव्स के दरमियान डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो दोनों वेव्स के दरमियान पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, या दोनों वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। चूंकि लैम्डा का पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होता है 2 पाई रेडियंस के फेस डिफरेंस के। यहाँ पे एक एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट देख लीजिएगा, फॉर क्लियर एंड शार्प इंटरफेरेंस दोनों सुपरपोज होने वाली वेव्स के एम्पलीट्यूड्स भी क्या होने चाहिए इक्वल होनी चाहिए। यानी इंटरफेरेंस के लिए 3 शराइत हैं और क्लियर और शार्प इंटरफेरेंस के लिए ये चौथी शर्त है जो इन 3 के साथ पूरी हो, यानी दो मिलने वाली वेव्स के एम्पलीट्यूड्स भी क्या होने चाहिए इक्वल होनी चाहिए, तब इंटरफेरेंस जाहिर सी बात है क्लियर होगी और शार्प होगी और बाकायदा अच्छे तरीके से विजिबल होगी। अब उस काम की तरफ आ रहे हैं जो हमारा असल आर्टिकल है, जिसके लिए हमने ये पूरी लंबी चौड़ी जिसे आप कहते हैं कि तमहीद बांधी है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थॉमस यंग ब्रिटिश साइंटिस्ट था कि जिसने परफॉर्म किया था 1801 में। ये एक्सपेरिमेंट लाइट की वेव नेचर को प्रूफ भी करता है, शो भी करता है। ये एक्सपेरिमेंट क्यों यूज होता है इंटरफेरेंस को पढ़ने के लिए, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में लाइट की इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों होती है। डिफ्रैक्शन कब होती है जब लाइट स्लिट्स में से पास कर रही हो, और इंटरफेरेंस कब होती है जब बहुत सारे वेव फ्रंट्स स्क्रीन पे आपस में क्या कर रहे हो ओवरलैप कर रहे हो। रफ सी डायग्राम मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी है। ये दो स्लिट्स हैं जिनके दरमियान फासला क्या है डी। इन स्लिट्स से एल फासले पे क्या रखी गई है एक स्क्रीन,
एक स्लिट में से एक रे निकल रही है, दूसरी स्लिट में से दूसरी रे निकल रही है, 1 और 2 दोनों पी पॉइंट पे पहुंच के आपस में क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही हैं। दोनों रेस एक ही सोर्स की निकाली हुई हैं। याद रखिएगा, दो मुख्तलिफ सोर्सेज की पैदा की हुई मोनोक्रोमेटिक रेस आपस में इंटरफेयर नहीं करती। मैं फिर बोल रहा हूँ, दो मुख्तलिफ सोर्सेज की पैदा की हुई मोनोक्रोमेटिक रेस आपस में इंटरफेरेंस नहीं करती, चूंकि फेस डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। तो अगर दो मुख्तलिफ सोर्सेज एक ही कलर की लाइट पैदा कर रहे हैं तो आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, आप श्योर आपको याद होगा, अपनी रूटीन की क्लासेस में पढ़ा होगा कि इन दोनों स्लिट्स के पीछे एक ही सोर्स रख देते हैं। उस एक सोर्स से निकली हुई जो लाइट है या जो वेव फ्रंट्स हैं वो दो स्लिट्स में से डिवाइड होते हुए पाथ के लिहाज से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और फिर जब स्क्रीन पर जाकर ओवरलैप करते हैं तो क्या हो जाती है, इंटरफेरेंस हो जाती है। अब मुझे नहीं पता कि पी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। हाँ, हमें ये पता है कि स्क्रीन का जो सेंटर है ओ, यहाँ पे हमेशा मैक्सिमम बनेगा। हमें ये पता है कि स्क्रीन के सेंटर यानी ओ पे हमेशा कौन सी इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। लेकिन पी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, वी डोंट नो। फर्स्ट करें कि दोनों स्लिट्स के दरमियान का फासला क्या है, डी, स्लिट्स का स्क्रीन से फासला क्या है, एल, और इस पी पॉइंट का सेंट्रल मैक्सिमा से फासला क्या है, वाई। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पी पॉइंट तक पहुंचते हुए रे 1 कम फासला कवर कर रही है और रे 2 ज्यादा फासला कवर कर रही है। तो रे 1 रे 2 से कितना कम फासला कवर कर रही है, या रे 2 रे 1 से कितना ज्यादा फासला कवर कर रही है। ये करने के लिए हम क्या करेंगे कि रे 1 से 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब जरा इतने पोर्शन को देखें, बी डी, अगर मैं इस पोर्शन को क्या कर दूं, मिटा दूं, तो दोनों रेस का पी तक फासला बिल्कुल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और अगर मैं इसको मिला दूं, दोबारा बना दूं, तो अब रे 2 का फासला रे 1 से ज्यादा हो जाता है। ये देखें, अगर मैं इतने पोर्शन पे उंगली रख दूं यूं, तो रे 2 और रे 1 के फासले बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। अगर मैं इतने हिस्से से उंगली हटा लूं, तो रे 2 रे 1 के लिहाज से कितना पाथ ज्यादा कवर कर रही है, बी डी। इसका मतलब द पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 2 एंड रे 1 इज बी डी। आगे तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, अब हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि अगर हम P पॉइंट पे मैक्सिमा चाहते हैं, यानी कौन सी इंटरफेरेंस चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हैं, तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए। और अगर हम P पॉइंट पे मिनिमा चाहते हैं, कौन सी इंटरफेरेंस चाहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हैं, तो पाथ डिफरेंस n प्लस हाफ लैम्डा होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे अगर मैक्सिमा पैदा हो रहा है तो स्क्रीन पे मैक्सिमा की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला है ये yn इक्वल्स एन एल लैम्डा ओवर टी। इसमें n वही है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर मैं n की जगह 0 रिप्लेस करूंगा, अगर मैं n की जगह 0 रिप्लेस करूंगा तो पहला मैक्सिमा कहां पे आएगा, 0 पे, विच इज ऑफ कोर्स सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट को पहले ही बता चुका हूं। अगर मैं n की जगह 1 रिप्लेस करूंगा तो दूसरा मैक्सिमा क्या आएगा, एल लैम्डा ओवर डी पे। लेकिन ये टेक्निकली स्पीकिंग सेंट्रल मैक्सिमा के बाद पहला मैक्सिमा है। तो ये जो है, ये 0 किसको शो कर रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा को। तो बात खत्म होगी ना। ये क्या है, ये ओवरऑल दूसरी ब्राइट फ्रिंज है, लेकिन चूंकि सेंटर को हम 0 की वजह से काउंट नहीं करते, तो एल लैम्डा ओवर डी किसको शो कर रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद पहली ब्राइट फ्रिंज को। अगर मैं n की जगह 2 रिप्लेस कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2 एल लैम्डा ओवर डी, जो किसको शो कर रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद दूसरी ब्राइट फ्रिंज को, एंड सो ऑन। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन ऑफ एनी मैक्सिमा ऑन स्क्रीन and the position of any minima on screen is this। और इसमें भी अगर मैं n की जगह 0 1 लैम्डा 0 1 2 3 रिप्लेस करूं, तो जब मैं n की जगह 0 रिप्लेस करूंगा तो पहला मिनिमा कहां पे आएगा, l लैम्डा ओवर 2d। अगर मैं n की जगह 1 रिप्लेस करूं तो दूसरा मिनिमा कहां पे आएगा, 3l लैम्डा ओवर 2d एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्रीन पर फ्रिंजेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं, यानी स्क्रीन पे सेंटर क्या होता है, मैक्सिमा, फिर उसके ऊपर क्या आएगा, मिनिमा, फिर उससे ऊपर क्या आएगा, मैक्सिमा, फिर उससे ऊपर क्या आएगा, मिनिमा एंड सो ऑन। बाय द वे, मैक्सिमा का मतलब क्या है, ब्राइट फ्रिंज जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और मिनिमा का मतलब क्या है, डार्क फ्रिंज जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। यही पैटर्न नीचे भी आएगा, यानी स्क्रीन का सेंटर क्या है, मैक्सिमा, तो उसके नीचे पे क्या आएगा, मिनिमा, फिर उसके नीचे क्या आएगा, मैक्सिमा एंड सो ऑन। इससे एक और रिजल्ट भी हमें पता चलता है, वो भी सुन लें, कि अगर सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर 5 फ्रिंजेस हैं तो स्क्रीन पे ओवरऑल कितनी फ्रिंजेस होंगी, 11। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर स्क्रीन पे 5 फ्रिंजेस हैं तो स्क्रीन पे ओवरऑल कितनी फ्रिंजेस होंगी, 11। कैसे, सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर कितनी, 5, सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे कितनी, 5, और सेंट्रल मैक्सिमा को भी काउंट करें तो ऊपर कितनी, 5, नीचे कितनी, 5, ये क्या होगी, 10, और 10 प्लस सेंट्रल मैक्सिमा इज 11।
इसका मतलब यंग्स एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन पे हमेशा याद रखिएगा ऑड नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनती हैं, यानी अगर सेंटर मैक्सिमा से ऊपर कितनी फ्रिंजेस हैं से 30, तो स्क्रीन पे ओवरऑल कितनी फ्रिंजेस होंगी 61, मैक्सिमा से ऊपर 30, मैक्सिमा से नीचे 30, कितने हो गए 60 प्लस सेंटर मैक्सिमा दैट इज 61। इसका मतलब क्या हुआ कि यंग्स एक्सपेरिमेंट में दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस या दो लगातार डार्क फ्रिंजेस, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव मैक्सिमास एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव मिनिमास रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो डिस्टेंस दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस के सेंटर्स के दरमियान होगा वही डिस्टेंस दो लगातार डार्क फ्रिंजेस के सेंटर्स के दरमियान होगा, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज स्पेसिंग, जो किसके बराबर होता है डेल्टा वाई इक्वल्स एल लैम्डा ओवर डी। इसमें डेल्टा वाई क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस। इसमें एल क्या है पहले ही बता चुका हूं मैं, स्लिट्स का स्क्रीन से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। इसमें लैम्डा क्या है, यूज होने वाली सोर्स की पैदा की हुई लाइट की वेवलेंथ, और इसमें डी क्या है, दोनों स्लिट्स के दरमियान का फासला। अब ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। अब इससे पहले कि मैं डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरफ आऊं, कुछ एमसीक्यूज जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना लाजमी समझता हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। टू इंटरफेरिंग बीम्स हैव इंटेंसिटीज इन द रेशियो ऑफ 9:4, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस पैटर्न इज। आप सबको पता है कि लाइट के लिए इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से बेटा अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या निकलेगी, A1 बाय A2 का स्क्वायर इक्वल्स I1 ओवर I2। और प्लीज ध्यान से देखिएगा, तो A1 ओवर A2 का स्क्वायर इक्वल्स I1 ओवर I2। इंटेंसिटीज की रेशियो कितनी थी, 9:4। अब अगर मैं दोनों तरफ का क्या ले लूं, स्क्वायर रूट ले लूं, तो A1 बाय A2 क्या आ जाएगा, 3/2। नो अब मैक्सिमम इंटेंसिटी किसको बिलोंग करेगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसको बिलोंग करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को या मैक्सिमा को। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा कब प्रोड्यूस होता है, जब दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स ऐड हो रहे हो। तो अगर A1 ओवर A2 क्या है 3/2, तो फिर A मैक्स क्या होगा, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा 3 + 2 दैट इज 5 व्हेन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज हैपनिंग और टेकिंग प्लेस ऑन द स्क्रीन। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो दोनों एम्पलीट्यूड्स माइनस हो जाएंगे, तो फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, 3 - 2 = 1। और यहां से अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड्स की रेशियो निकालूं तो वो क्या आ जाएगी, 5/1। अब अगर मैं दोनों तरफ का क्या लूं, स्क्वायर लूं, तो ये क्या आ जाएगा, A मैक्स ओवर A मिनिमम का स्क्वायर दैट इज 5/1 का स्क्वायर, एंड दिस इज 25/1। और A मैक्स हो चुके इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो A मैक्स ओवर A मिनिमम के स्क्वायर का मतलब क्या है, I मैक्स ओवर I मिनिमम। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, 25/1। अच्छा, लेट्स अस्यूम इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, नहीं सर नहीं समझ आया, ये बिल्कुल समझ नहीं आपने क्या किया और क्या नहीं किया, तो बेटा इसका ऑल्टरनेटिव तरीका देख लें जो हम श्योर ज़्यादा आसान होगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है I1 + I2 + 2 स्क्वायर रूट I1 I2। इसे एमसीक्यू करें, चलिए इसे एमसीक्यू कर लेते हैं। I मैक्स इक्वल्स I1 9, I2 4 + 2 टाइम्स स्क्वायर रूट I1 I2 दैट इज 9 × 4। ना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 9 × 4 इज बिल्कुल 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, 6 × 2 12, 12 + 4 16, 16 + 9 25। I मैक्स आ गया। अब आगे से आप प्लीज देखिएगा, मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I1 + I2 - 2 स्क्वायर रूट I1 I2। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 + I2 + 2 स्क्वायर रूट I1 I2। मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 + I2 - 2 स्क्वायर रूट I1 एंड
I2 जरा प्लीज ध्यान से देखिएगा, I मिनिमम, what was I1 9, what was I2 4 minus 2 square root 9 into 4, 9 into 4 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, 6 into 2 12, तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या आ जाएगी 13 minus 12 that is 1, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या आ गई 25, मिनिमम इंटेंसिटी क्या आ गई 1, तो मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटीज की रेशियो यानी आई मैक्स ओवर आई मिनिमम, यानी आई मैक्स ओवर आई मिनिमम इज 25:1। एक ही एमसीक्यू को करने के दो तरीके, जो भी आपको आसान लगता है मैं वो अब आपने पिक करना है। मैंने दोनों तरीकों से आपको एमसीक्यू सॉल्व करके दिखा दिया। प्लीज नेक्स्ट एमसीक्यू जरा देखिएगा। इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द टू आइडेंटिकल स्लिट्स, the intensity at the site of the center maximum is I. The intensity at the same spot when either of the two slits is covered. अच्छा, जब आप यंग्स एक्सपेरिमेंट से प्रैक्टिकल कर रहे थे और दोनों स्लिट्स में से लाइट पास कर रही थी, तो जो मैक्सिमम आपको मिल रहा था उस पर इंटेंसिटी क्या थी I। अब सडनली आपने क्या किया, किसी एक स्लिट को कवर कर दिया, तो अब लाइट सिर्फ किस में से पास कर रही है, किसी एक स्लिट में से पास कर रही है, क्योंकि दूसरी स्लिट तो कवर हो चुकी है। तो आप बताएं उसी जगह पे जहां पे आपको इंटेंसिटी क्या मिल रही थी आई, अब कितनी इंटेंसिटी मिलेगी। नो पहले केस में क्योंकि किसकी बात हो रही है सेंटर मैक्सिमा की, तो पहले केस में जो इंटेंसिटी होगी वो दोनों स्लिट्स से निकलने वाली लाइट के एम्पलीट्यूड्स का क्या होगी, सम होगी। रिमेंबर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो a प्लस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, से में रखिएगा। और अब दूसरी सिचुएशन में जो आपको इंटेंसिटी मिल रही है वो सिर्फ एक लाइट की वजह से मिलेगी, क्योंकि एक स्लिट तो क्या हो चुकी है, हाफ हो चुकी है, तो अब ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो I2 बाई I1 इक्वल्स, I2 कितना था ए स्क्वायर, I1 क्या था I, और ये वैल्यू कितनी थी 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से I2 किसके बराबर आ जाएगा I बाय 4। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, चलिए प्लीज नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। If whole of Young's experiment, double slit experiment, YDSE, a Preg test is taken into the water from air, then the fringe spacing will be. आप सबने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा पढ़ा होगा, N equals C over V. C is the speed of light in air, V is the speed of light in medium, which in this case is water, और V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ F lambda. Now C is the constant. मीडियम चेंज होने से क्या चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो एफ पी कॉन्स्टेंट, इसका क्या मतलब है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यंग्स एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा है कि फ्रिंज स्पेसिंग किसके बराबर होती है एल लैम्डा ओवर डी। और आगे क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है, कैसे आप अपना पूरा ऑपरेटस एयर से कहां पे लेंगे वाटर में, आप अपना पूरा ऑपरेटस हवा से किस में लेंगे पानी में। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.33, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इजाफा हो गया। जब आप अपना पूरा ऑपरेटस एयर से वाटर में लेकर चले गए तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या हो गया, इजाफा हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इजाफे का क्या मतलब है, लाइट की वेवलेंथ कम हो जाएगी, और जब लाइट की वेवलेंथ कम हो जाएगी तो फ्रिंज स्पेसिंग भी पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा बीटा, यानी डिक्रीजेस। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, बहुत अहम एमसीक्यू है, फ्रीक्वेंटली पूछा गया हुआ है। अ ग्रीन बुक अंडर रेड कलर अपीयर्स। एक ग्रीन बुक है, आप उसे किस रोशनी की मदद से देखने की कोशिश कर रहे हैं, रेड, बताएं वो बुक आपको क्या दिखाई देगी। नाउ प्लीज ध्यान से देखिएगा, मैं इस मार्कर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस मार्कर की टिप आपको किस कलर की दिखाई दे रही है, रेड, क्यों, क्योंकि इस वक्त जहां पे मैं आपके साथ लेक्चर शेयर कर रहा हूं यहाँ पे व्हाइट लाइट है, सफेद रोशनी यूज हुई है। आपको पता है सफेद रोशनी में तमाम कलर्स होते हैं, जब सफेद रोशनी इस मार्कर की टिप पे क्या करेगी, फॉल करेगी, तो अब सफेद रोशनी में तमाम कलर्स छुपे हुए हैं, तो ये मार्कर की टिप क्या करेगी, उस सफेद रोशनी में छुपे हुए तमाम कलर्स को क्या करेगी, अब्सॉर्ब करेगी, स्वाय रेड के, वो रेड को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। और जब रेड कलर इस टिप से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इस मार्कर की टिप या इस मार्कर की जो कैप है इसका कौन सा कलर है, रेड। व्हाट इफ कि जहां पे मैं इस वक्त आपके साथ लेक्चर शेयर कर रहा हूं, इस वक्त इस एटमॉस्फेयर में कौन सी लाइट यूज हुई होती, ग्रीन, कौन सी लाइट यूज होती, ग्रीन। तो जब ग्रीन लाइट इस पे क्या करनी थी,
फॉल करनी थी, तो ग्रीन लाइट जब इस रेड टिप पे क्या करती, फॉल करती, तो रेड टिप उस ग्रीन लाइट को क्या कर लेती, ऑब्जॉर्ब कर लेती। अब कोई लाइट इस टिप से टकरा के मेरी आंखों तक नहीं पहुंच रही, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। अब आपको ये रेड कलर की टिप कैसे दिखाई देनी थी, ब्लैक दिखाई देनी थी। कुछ यही यहां पे ऐसा हो रहा है। क्या आपके पास एक ग्रीन बुक है, आप उसको किसकी मदद से देखने की कोशिश कर रहे हैं, रेड कलर से। जब वो रेड लाइट उस ग्रीन बुक पे क्या करेगी, फॉल करेगी, तो ग्रीन कलर रेड कलर को क्या कर लेगा, ऑब्जॉर्ब कर लेगा, और उससे टकरा के कोई कलर मेरी आंखों तक जब नहीं पहुंचेगा, तो मुझे ग्रीन कलर की बुक अंडर द प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट विल अपीयर एज ब्लैक। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट बाय अ सोर्स इज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज मेड 4 times, द फ्रिंज स्पेसिंग बिकम्स। तो ये कोई क्वेश्चन जबानी भी हो सकता है, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। आपने सोर्स से निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी में कितने गुना इजाफा कर दिया, 4 times का इजाफा कर दिया। फ्रीक्वेंसी में 4 times के इजाफे का क्या मतलब है, वेवलेंथ में 4 times की कमी आएगी। तो जब वेवलेंथ में 4 times की कमी आ जाएगी, जब लैम्डा 4 गुना कम हो जाएगा, तो फ्रिंज स्पेसिंग भी पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी, 1/4। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। In young double slit experiment, the distance between the slits and the screen, यानी capital L, is doubled, and the slit separation यानी small d is halved, then the fringe width becomes। अभी आपके साथ डिस्कस किया, फॉर्मूला यहां पे भी लिखा हुआ है, चलिए फिर लिख लेते हैं। फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है, L लैम्डा ओवर D। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, वो आपने क्या रखी हुई है, कांस्टेंट रखी हुई है। तो जब प्लीज ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपने स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान का फासला यानी कैपिटल L क्या कर दिया, डबल, और आपने स्लिट सेपरेशन यानी स्लिट्स के दरमियान का फासला यानी D क्या कर दिया, हाफ। यानी L पहले के मुकाबले में क्या हो गया, डबल, और D पहले के मुकाबले में क्या हो गया, हाफ। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, ये 2 किधर चला जाएगा, ऊपर जाके इस 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो कौन सा फैक्टर आ जाएगा, 4 का। तो अगर पहले फ्रिंज विड्थ क्या थी, से y, तो अब फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, 4y क्वाड्रुपल्ड, यानी इसमें कितने गुना इजाफा हो जाएगा, 4 गुना इजाफा हो जाएगा। फ्रिंज स्पेसिंग विल बिकम 4 times। लेक्चर को आगे लेके चलने के लिए और डिफ्रैक्शन डिस्कस करने के लिए व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे बात शुरू करें, एक दो और कॉन्सेप्ट सुन लें। अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय वाइट लाइट यानी सफ़ेद रोशनी यूज़ करते हैं, तो फिर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के साथ एक और फिनोमिनन भी होगा, वो कहलाता है डिस्पर्शन, जिसमें लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट जैसे कि वाइट लाइट, अपने बनाने वाले कलर्स में सेपरेट हो जाती है। तो अब सवाल पैदा होता है कि स्क्रीन पे क्या ऑब्टेन होगा। तो याद रखिएगा, सेंटर इज वाइट, यानी सेंट्रल मैक्सिमा ही होगा, लेकिन क्या होगा, वाइट होगा, और उससे ऊपर ये कलर की आपको फेमस अरेंजमेंट दिखाई दे रही है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। एक और बात, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में थर्ड मैक्सिमा का मतलब ऑर्डर भी थर्ड ही होगा, यानी तीसरी ब्राइट फ्रिंज का मतलब n इज इक्वल टू 3, लेकिन मिनिमा के लिए ऑर्डर हमेशा फ्रिंज से कम होता है। मसलन यंग्स एक्सपेरिमेंट में थर्ड ब्राइट फ्रिंज का या थर्ड मैक्सिमा का मतलब है n इक्वल्स 3, लेकिन थर्ड मिनिमा का मतलब क्या है, n इक्वल्स 2। मैं फिर बोल रहा हूँ, यंग्स एक्सपेरिमेंट में सेवंथ मैक्सिमा या सेवंथ ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 7, लेकिन सेवंथ मिनिमा का मतलब क्या होगा, सेवंथ डार्क फ्रिंज का मतलब क्या होगा, n इज इक्वल टू 6। तो डार्क फ्रिंजेस के लिए ऑर्डर नंबर ऑफ फ्रिंज से हमेशा एक कम लिया जाता है। चलें आगे चलते हैं। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, सोप बबल में कलर्स दिखाई देना, फर्श पे गिरे हुए ऑयल में कलर्स दिखाई देना, पानी के ऊपर जो ऑयल की बाज दफा लेयर एक आ जाती है उसमें कलर्स दिखाई देना, दिस ऑल आर ड्यू टू इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। फिल्म कितनी थिन होगी, उसकी थिकनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट होनी चाहिए, यानी अगर किसी फिल्म की थिकनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द फॉलिंग लाइट हो, तो वो किस में क्लासिफाई आ जाती है, थिन फिल्म में क्लासिफाई आ जाती है। और थिन फिल्म में लाइट इंटरफेरेंस अंडरगो करके आपको
जो कलर्स दिखाई देते हैं वो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स कहलाता है। इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी या इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगी, किस पर डिपेंड करेगा? ओवरलैप करने वाली वेव्स के पार्ट डिफरेंस पे, और पार्ट डिफरेंस इन 3 बातों पे आपको डिपेंड करता दिखाई दे रहा है, थिकनेस ऑफ द फिल्म पे, नेचर ऑफ द फिल्म पे और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। इसी तरह थोड़ा सा ब्रीफ व्यू दे लें न्यूटन रिंग्स का। एपरेटस आपके सामने बना हुआ है, ठीक हो गया। ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जो कन्वेक्स लेंस के थ्रू लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है ग्लास प्लेट पे। वहाँ से जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं, रिफ्रैक्ट भी हो रही हैं। ये एक प्लेनो मोनोकन्वेक्स लेंस है और इसके नीचे क्या पड़ा हुआ है? कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्लेट। तमाम रेज इवेंचुअली रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पे सुपरपोज हो रही है? माइक्रोस्कोप के आई पीस पे, और फिर वहाँ पे आपको इस किस्म के पैटर्न मिलते हैं। यहाँ पे जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं और पैटर्न्स हैं वो सर्कल की शक्ल में बन रही हैं, जिसमें सेंटर स्पॉट आपको क्या दिखाई दे रहा है? मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ड्यू टू एडिशनल पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2 और फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री और 5। अगर ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग मिरर क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, तो फिर न्यूटन रिंग्स के बनने की वजह रिफ्लेक्शन नहीं होगी, रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग मिरर क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, तो फिर न्यूटन रिंग्स की जो बनने की वजह होगी वो लाइट का रिफ्लेक्ट करना नहीं होगा, ट्रांसमिट करना होगा। इस सिचुएशन में भी न्यूटन रिंग्स बनेंगे, लेकिन अब सेंटर स्पॉट क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा। तो अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग मिरर नीचे मौजूद हो तो न्यूटन रिंग्स में सेंटर स्पॉट क्या बन जाता है? डार्क। और अगर ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्लेट या मिरर रिमूव कर दिया जाए तो फिर सेंटर स्पॉट क्या बन जाएगा? ब्राइट बन जाएगा। न्यूटन रिंग्स दोनों सूत्रों में आपके पास लाजमन बनेंगे। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, डिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एजेस ऑफ ऑब्स्टिकल एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। डायग्राम मैंने भी यहाँ पे बना दी हुई है, आपकी बुक में भी बनी हुई है। लाइट का अपने आगे आने वाली रुकावट के किनारों से बेंड कर जाना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसके आगे हमने या जिससे पीछे हमने क्या रखा हुआ? एक सोर्स ऑफ लाइट जो अपने में से क्या निकाला है? राइट रेस निकाल रहा है। पीछे स्क्रीन है, स्क्रीन पे इस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? ये एक शेडो बनता आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन शेडो के सेंटर में आपको क्या दिखाई दे रही है? लाइट मिक्स होती दिखाई दे रही है। और ये उसी सूरत में पॉसिबल है जब लाइट इस ऑप्टिकल के किनारों से क्या कर गई हो? बेंड कर गई हो। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज नोन एज डिफ्रैक्शन। ऑब्जर्वेबल डिफ्रैक्शन के लिए ऑब्स्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ के क्या होने चाहिए? कंपैरेटिव होना चाहिए। अब कंपैरेटिव में 3 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं कि साइज वेवलेंथ के इक्वल हो, या साइज वेवलेंथ से बड़ा हो, या साइज वेवलेंथ से छोटा हो। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऑब्जर्वेबल डिफ्रैक्शन के लिए साइज लाइट की वेवलेंथ से थोड़ा सा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम लाइट और साउंड दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो याद रखिएगा कि लाइट भी डिफ्रैक्शन अंडरगो करती है और साउंड भी डिफ्रैक्शन अंडरगो करती है। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट बनता होता है कि वन कैन हेयर थ्रू एजेस ऑफ द डोर बट कैन नॉट सी। यानी आप किसी दरवाजे के किनारे से सुन तो सकते हैं, आवाज को सुन तो सकते हैं, लेकिन लाइट को देख नहीं सकते या किसी शख्स को देख नहीं सकते। वो शख्स अगर बात कर रहा है तो उसकी आवाज आप तक पहुंचेगी, लेकिन उसका इमेज आपको दिखाई नहीं देगा, वो शख्स आपको दिखाई नहीं देगा। वजह, साउंड की वेवलेंथ लाइट से ज्यादा होती है और इसकी वजह से साउंड लाइट की निस्बत ज्यादा डिफ्रैक्शन अंडरगो करती है। यही वजह है कि किनारों से हम सुन तो सकते हैं लेकिन किनारों से देखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। कंपैरेटिव एनालिसिस करें डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन का। क्योंकि डिफ्रैक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, दोनों में लाइट अपने रास्ते से क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है। तो याद रखिएगा, डिफ्रैक्शन में लाइट के बेंड होने की वजह मीडियम का चेंज होना नहीं होता, बल्कि अपने आगे आने वाली रुकावट के किनारों से मुड़ना होता है। इसका मतलब डिफ्रैक्शन के दौरान मीडियम चेंज नहीं होता, लेकिन रिफ्रैक्शन के दौरान आपको पता है कि लाइट के बेंड होने या मुड़ने की वजह, अपने पाथ से चेंज होने की वजह मीडियम का चेंज होना होता है। तो डिफ्रैक्शन के दौरान नो मीडियम इज चेंज्ड, रिफ्रैक्शन के दौरान मीडियम एक्चुअली चेंजेस। डिफ्रैक्शन के दौरान लाइट की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कुछ चेंज नहीं होती, लेकिन रिफ्रैक्शन के दौरान याद रखिएगा लाइट की स्पीड, लाइट या कोई भी वेव, याद रखिएगा डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन लाइट और साउंड दोनों कर सकती हैं, तो लाइट या साउंड या कोई भी वेव। तो रिफ्रैक्शन के दौरान मीडियम चेंज होने की वजह से वेव की स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और रूल तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब वेव रे मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही हो तो स्पीड और वेवलेंथ में कमी आती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती।
लेकिन जब वेव डेंस मीडियम से रे मीडियम में आ रही हो तो स्पीड ऑफ वेवलेंथ में इजाफा हो जाता है, लेकिन स्टिल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो कंपैरेटिव एनालिसिस, डिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है। डिफ्रैक्शन के बाद वेव की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम रहती हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद वेव की स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। एक नोट कि डिफ्रैक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। इसका मतलब डिफ्रैक्शन के बाद भी लाइट इंटरफेरेंस की तरह का क्या बनाएगी, एक पैटर्न बनाएगी जिसमें आपको बकायदा ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, मैक्सिमास और मिनिमास मिलेंगे। और ये जो मैक्सिमा और मिनिमास आपको मिलेंगे जो डिफ्रैक्शन के बाद आपको मिल रहे हैं, they will be more sharp when the size of object decreases। यानी जैसे जैसे साइज ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता जाएगा, शार्प होता जाएगा। ब्राइट मैक्सिमा ज्यादा क्लियर होते जाएंगे, डार्क मिनिमास ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न की, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न में भी फ्रिंजेस मिलती हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न में भी फ्रिंजेस मिलती हैं। आपको अच्छे तरीके से आइडिया है कि डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस के पैटर्न में जो अभी यंग्स एक्सपेरिमेंट में पढ़ा, इवन अभी हमने न्यूटन रिंग्स में पढ़ा, मेजॉरिटी केसेस में सेंटर पे क्या बनता है, मैक्सिमा। हाँ, न्यूटन रिंग्स में अगर नीचे ग्लास प्लेट पड़ी हो तो फिर सेंटर पे क्या बनता है, मिनिमा। अगर वो रिमूव कर दी जाए तो वहां पे भी सेंटर पे क्या बनेगा, मैक्सिमा। और यंग्स एक्सपेरिमेंट में तो सेंटर पे बनता ही क्या है, मैक्सिमा। डिफ्रैक्शन पैटर्न में भी स्क्रीन के सेंटर पे क्या बनेगा, मैक्सिमा। और फिर आपने ये भी पढ़ा होगा और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यंग्स एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस होती हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं, यानी दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस और दो लगातार डार्क फ्रिंजेस के दरमियान का फासला, यानी फ्रिंज विड्थ क्या रहती है, कांस्टेंट। लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न में फ्रिंज विड्थ क्या होती है, वेरिएबल। इनफैक्ट स्क्रीन के सेंटर पे फ्रिंज विड्थ बहुत ज्यादा होती है और लाइट की इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर से स्क्रीन के किनारे की तरफ जाते जाएं वैसे वैसे फ्रिंज विड्थ भी कम होती जाती है और लाइट की इंटेंसिटी भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आगे जो नेक्स्ट हमने बात करनी है वो है डिफ्रैक्शन थ्रू अ नैरो स्लिट। तो एक नैरो स्लिट में से गुजरते हुए लाइट अपने रास्ते से क्या कर जाती है, बैंड कर जाती है, मुड़ जाती है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू डिफ्रैक्शन। और अगर आगे आपने उस लाइट के जो कि डिफ्रैक्ट होकर बेंड हो गई है, क्या रख दी है, एक कन्वेक्सनेस रख दी है जो तमाम बेंड हुई हुई रेस को स्क्रीन पे क्या कर रहा है, मिला रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो स्क्रीन पे फिर क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एक डिफ्रैक्शन का पैटर्न या इंटरफेरेंस का पैटर्न। लेकिन यहाँ पे इंटरफेरेंस के पैटर्न के ऑब्टेन होने की वजह लाइट का डिफ्रैक्शन अंडरगो करना है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में डी साइन थीटा इक्वल्स एन लैम्डा किसको शो करता है, मैक्सिमा को। लेकिन डिफ्रैक्शन थ्रू अ नैरो स्लिट में रिजल्ट रिवर्स हो जाता है, यानी कंडीशन फॉर मिनिमा इज डी साइन थीटा इक्वल्स एन लैम्डा। इसमें एन 1 2 3 4 5 है, एन में जीरो लाई नहीं कर रहा, यानी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, डी साइन थीटा इक्वल्स एन लैम्डा, जिसमें एन क्या होता है, 0 1 2 3। लेकिन नैरो स्लिट के लिए डी साइन थीटा इक्वल्स एन लैम्डा मैक्सिमा की कंडीशन नहीं होती, मिनिमा की कंडीशन होती है, जिसमें एन क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब फिर ये सारी हमने बेस बनाई, ये सारी हमने जिसे कहते हैं जी कि एक तमहीद बांधी अपने असल आर्टिकल को करने के लिए, वो कौन सा है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। नाउ आप मेरे से एग्री करेंगे कि अगर ग्लास पे किसी भी जगह पे कोई आप स्क्रैच लगा दें, मसलन आई साइट के जो ग्लासेस होते हैं, अगर उन ग्लासेस में किसी भी जगह पे कोई क्या लग जाए, स्क्रैच लग जाए, तो वहां से देखना मुश्किल हो जाता है। क्यों, बिकॉज स्क्रैच बिहेव्स लाइक एन ओपेक सब्सटेंस और ओपेक रीजन फॉर अ लाइट। फिर आप उस स्क्रैच को अवॉइड करने के लिए अपने ग्लासेस को ऊपर या नीचे करके देखते हैं, नॉर्मली ऐसा ही हो रहा होता है। सो अगर किसी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस पे कोई क्या लग जाए, कोई स्क्रैच लग जाए, कोई लाइन लग जाए, या किसी भी नोकीली चीज की मदद से कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाए, तो दैट पर्टिकुलर लाइन बिहेव्स लाइक एन ओपेक मटेरियल फॉर इनकमिंग लाइट। अब कुछ यही काम हमने यहाँ पे भी करना है। ग्रेटिंग, ING को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई वर्ब की फॉर्म है। फैक्ट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज बेसिकली अ नाउन। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। और इंस्ट्रूमेंट क्या है, डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी हुई है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट ऑन विच देयर आर नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंस लाइंस मैकेनिकली रूल्ड। चलिए मैं आपको आसान अल्फाज से समझा देता हूं। एक ग्लास या शीशे की प्लेट लें, उसके ऊपर किसी डायमंड या कटर की मदद से स्क्रैचेस लगाना शुरू कर दें, तो स्क्रैच कैसे बिहेव करना शुरू कर देगा, लाइक एन ओपेक सब्सटेंस। और दो स्क्रैचेस के दरमियान का जो ग्लास है वो लाइट के लिए कैसे बिहेव करना शुरू कर देगा, लाइक अ स्लिट्स। दिस अरेंजमेंट ऑफ स्लिट्स और लाइंस ऑन अ ग्लास इज नोन एज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है।
ये ग्लास प्लेट है, फर्स्ट करें जिसकी लेंथ क्या है L। तो मैंने इस पे क्या कर दिया कि किसी डायमंड या कटर की मदद से स्क्रैचेस लगा दिए। ये ब्लैक लाइन किसको शो कर रही है, स्क्रैच को। ये ब्लैक लाइन किसको शो कर रही है, स्क्रैच को। स्क्रैच के जो दो स्क्रैच के जो दरमियान का ये पोर्शन है, दो स्क्रैचेस के दरमियान का, दो स्क्रैच हुई हुई लाइंस के दरमियान का जो पोर्शन है, दिस पोर्शन ऑफ द ग्लास विल बिहेव लाइक अ स्लिट। फर्स्ट करें तो ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बन गई। फर्स्ट करें कि मेरे पास एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है कि जिसकी लेंथ क्या थी L और जिस पे कितनी नंबर ऑफ स्लिट्स बनी हुई थी N, और फर्स्ट करें कोई सी दो स्लिट्स के मीन सेंटर्स के दरमियान का फासला क्या है D, तो D किसके बराबर होता है L/N, एंड दिस D इज नोन एज ग्रेटिंग एलिमेंट, कि जिसके यूनिट्स ऑफ कोर्स क्या होंगे मीटर। रिमेंबर, एंड नंबर ऑफ लाइंस एंड नंबर ऑफ स्लिट्स का कोई यूनिट नहीं होगा और L का यूनिट क्या होगा, लेंथ वाला यानी मीटर। सो D और डिफ्रैक्शन और ग्रेटिंग एलिमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्लिट्स ऑन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। टिपिकली एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में 400 से 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर हो सकती है। जैसे इमेजिन एक ग्लास प्लेट है, एक ग्लास स्लैब है, उसकी 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइंस, कितनी स्क्रैचेस, कितनी स्लिट्स बनी हुई हैं, 400 से लेके 5000 तक। एक टिपिकल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ग्रेटिंग एलिमेंट आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। और प्रॉपर डिफ्रैक्शन को ऑब्टेन करने के लिए और एक अच्छा पैटर्न हासिल करने के लिए ग्रेटिंग एलिमेंट का साइज लाइट की वेवलेंथ के क्या होना चाहिए, कंपैरेटिव होना चाहिए। मैक्सिमा की कंडीशन एज यूजुअल d sin थीटा इक्वल्स n लैम्डा। इसमें d क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट, इसमें थीटा क्या है, फॉल करने वाली लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसमें लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, तो इसमें n क्या है, ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रा। n यहाँ पे फिर नॉर्मली किस तरह शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 की तरह शुरू हो रहा है जी। और d की जगह ऑफ कोर्स मैं क्या लिख सकता हूँ, L/N sin थीटा इक्वल्स n लैम्डा भी लिखा जा सकता है। मैं पहले बता चुका हूँ d किसके बराबर है, L/N के बराबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में भी याद रखिएगा कि जो इंटरफेरेंस का पैटर्न होता है वो कमोवेश उसी तरह से ही होता है जिससे नैरो स्लिट का होता है, लेकिन नैरो स्लिट में जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो एक स्लिट की वजह से बन रहा है, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा स्लिट्स की वजह से बन रहा है, बहुत ज़्यादा जिसे आप कहते हैं जी के नंबर ऑफ स्क्रैचेस की वजह से बन रहा है। तो इस सिचुएशन में जो पैटर्न होगा उसके बिहेवियर तो वही होंगे कि सेंटर स्पॉट क्या होगा, मैक्सिमा, उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी विड्थ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे आप स्क्रीन के किनारे पे जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप सेंटर से अवे यानी एजिस की तरफ जाते जाएंगे, स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूँ, तो लाइट की इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी और फ्रिंजेस के दरमियान का फासला भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है फ्रिंजेस का ऑर्डर, फ्रिंजेस की तादाद नैरो स्लिट की निस्बत कहीं क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने डिस्कस किया। आज के काम को वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं। कुछ पास पेपर्स के एमसीक्यूज इस हिस्से में, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। वन कैन नॉट सी थ्रू द कॉर्नर्स बट कैन हेयर थ्रू द कॉर्नर्स, प्रूफ दैट। आप किनारों से दरवाजे की या दीवार के किनारों से खड़े हुए किसी यानी कोई शख्स किसी दरवाजे या दीवार की दूसरी तरफ खड़ा हुआ बातें कर रहा है, तो आप किनारों से उस शख्स को सुन तो सकते हैं लेकिन उस शख्स को देख इसलिए नहीं सकते कि मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया कि साउंड की वेवलेंथ लाइट से ज़्यादा होती है। इसका मतलब साउंड किनारों से लाइट की निस्बत ज़्यादा डिफ्रैक्शन अंडरगो करती है। सो वी कैन नॉट सी थ्रू द कॉर्नर्स बट कैन हेयर थ्रू द कॉर्नर्स ड्यू टू option C, Charlie. Sound gets more diffraction as compared to that of light due to its longer wavelength as compared to that of light. Please next MCQ देखिएगा. In YDSC the phenomenon taking place is diffraction, interference, both A and B, polarization. इसमें कोई शक नहीं है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किसको स्टडी करने का नाम है, विजिबल लाइट को स्टडी करने का नाम है। ये भी याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यू मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किसको स्टडी करने का नाम है, विजिबल लाइट को स्टडी करने का नाम है। लेकिन सवाल स्टडी करने का नहीं है, सवाल क्या है, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द फिनोमेनन टेकिंग प्लेसेस। तो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, फिर कर देता हूं कि जब लाइट किस में से पास करती है, दोनों स्लिट्स में से पास करती है, तो पहले कौन सा फिनोमेनन होता है, डिफ्रैक्शन। उसके बाद स्क्रीन पे दोनों रेज या एक ही लाइट के स्प्लिट हुए दो वेव फ्रंट्स जब आपस में स्क्रीन पे ओवरलैप करके सुपरइम्पोज करके आपस में क्या पैदा करते हैं, इंटरफेरेंस की मैक्सिमा और मिनिमा वाली फ्रिंजेस पैदा करते हैं। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड
बी। प्लीज सर नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। इन YDSC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ 5 ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड over central maxima then the total number of bright fringes on the screen will be। मैंने आपके साथ पहले भी जुबानी डिस्कस किया था, फेंक कर देता हूं कि चूंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन कैसे फ्रिंजेस कैसे अरेंज हुई होती हैं रेगुलरली, और फ्रिंजेस के दरमियान का फासला भी क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसका मतलब सेंटर अगर क्या होगा मैक्सिमा, तो उससे ऊपर क्या होगा मिनिमा, उससे ऊपर क्या होगा मैक्सिमा, एंड सो ऑन। यही पैटर्न नीचे भी जाता है कि अगर सेंटर क्या होगा मैक्सिमा, तो उससे नीचे क्या होगा मिनिमा, उससे नीचे क्या होगा मैक्सिमा, एंड सो ऑन। इसका मतलब जितनी ब्राइट फ्रिंजेस सेंटर वाले मैक्सिमा से ऊपर होंगी, उतनी ब्राइट फ्रिंजेस सेंटर वाले मैक्सिमा से नीचे भी होंगी। तो अगर सेंटर वाले मैक्सिमा से ऊपर कितनी ब्राइट फ्रिंजेस हैं 5, तो सेंटर वाले ब्राइट मैक्सिमा से नीचे भी कितनी ब्राइट फ्रिंजेस होंगी 5, कितनी होगी 10 प्लस सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर कितनी ब्राइट फ्रिंजेस हैं 5, तो ऊपर भी कितनी होंगी 5, नीचे भी कितनी होंगी 5 प्लस सेंट्रल मैक्सिमा। तो 5 + 5 प्लस सेंट्रल मैक्सिमा यानी 5 + 5 + 1 दैट इज 11। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा यानी 11। कुछ मजीद पास पेपर्स के एमसीक्यू देखने के लिए व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। पास पेपर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करने का सिलसिला जारी रखते हैं। इस सिलसिले में प्लीज नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। इफ YDSE यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज शिफ्टेड इन वैक्यूम फ्रॉम एयर द फ्रिंज स्पेसिंग विल। अच्छा, अभी इससे कुछ देर पहले हमने एक एमसीक्यू डिस्कस किया था जिसमें हम अपने स्पोरे यंग्स के ऑपरेटर्स को एयर से कहां पे ले गए थे, पानी में। नो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या 1.33। इसका मतलब पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि पानी में स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट दोनों क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, जिससे फ्रिंज स्पेसिंग में क्या आती थी, कमी आती थी। और हमारे उस एमसीक्यू का आंसर क्या आता था जी, बिल्कुल डिक्रीजेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप पूरे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऑपरेटर्स को एयर से कहां पे ले गए, वैक्यूम में। नो, एयर से वैक्यूम में जाने का मतलब क्या है कि मामूली सा ही सही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम होगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा होता है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम होता है। इसका मतलब जब लाइट एयर से किस में जाएगी, वैक्यूम में जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मामूली सी कमी की वजह से लाइट की स्पीड में मामूली सा ही सही लेकिन इजाफा लाजमन होगा। और अगर लाइट की स्पीड में इजाफा होगा तो लाइट की वेवलेंथ में अगेन मामूली सा ही सही लेकिन इजाफा लाजमन होगा। और फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, L λ/d। इसमें L क्या है, स्लिट्स से लेके स्क्रीन तक का हॉरिजॉन्टल फासला। इसमें लैम्डा क्या है, यूज होने वाली लाइट की वेवलेंथ। तो इसमें D क्या है, स्लिट्स के दरमियान का फासला। तो जब आप, अब इसको जब कंक्लूड करने की तरफ मैं जा रहा हूं, ध्यान से प्लीज सुनिएगा कि जब आप अपने पूरे यंग्स एक्सपेरिमेंट के ऑपरेटर्स को एयर से कहां पे ले जाते हैं, वैक्यूम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मामूली सा क्या होगा, कम होगा, जिससे स्पीड ऑफ लाइट में और वेवलेंथ में मामूली सा क्या होगा, इजाफा होगा। यानी लैम्डा पहले के मुकाबले में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिससे फ्रिंज स्पेसिंग भी पहले के मुकाबले में मामूली सी ही सही लेकिन ज्यादा हो जाएगी। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, इंक्रीजेस। प्लीज नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग ऑफ द डिफ्रैक्टेड रे इंक्रीजेस व्हेन। यानी यंग्स एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज स्पेसिंग यानी डेल्टा वाई में इजाफा होगा कब, कि जब, एक एक ऑप्शन देख लें, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स डिक्रीजेस। डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स यानी कैपिटल L में कमी आ जाएगी, तो फ्रिंज स्पेसिंग में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जबकि हमने क्या करना है, इजाफा करना है, तो अल्फा सही नहीं है। बीटा, वेवलेंथ ऑफ द लाइट रेज इंक्रीजेस। लैम्डा में क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। तो यहां से मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब लैम्डा में इजाफा होगा तो फ्रिंज स्पेसिंग में भी क्या होगा, इजाफा होगा। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, बीटा। लेकिन अगली भी ऑप्शन देख लें, चार्ली, स्लिट सेपरेशन इंक्रीजेस। तो जब स्लिट सेपरेशन में यानी डी में क्या होगा, इजाफा होगा, तो फ्रिंज स्पेसिंग कम हो जाएगी। तो इसका मतलब आपके इस एमसीक्यू का आंसर बीटा बनेगा, क्योंकि डेल्टा आपको एनी ऑफ अबव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिंज स्पेसिंग में इजाफे के लिए आपको एल में इजाफा करना पड़ेगा, लैम्डा में इजाफा करना पड़ेगा, और स्लिट सेपरेशन यानी डी में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। यानी फ्रिंज स्पेसिंग ज्यादा करने के लिए आपको लाइट की वेवलेंथ में इजाफा करना पड़ेगा। द वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज मस्ट इंक्रीज और इंक्रीजेस। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैन बी रिटन एज। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, ज्यादा देर नहीं हुई, कि दो रेस के दरमियान
पाथ अगर हम चाहते हैं कि दो रेस के दरमियान डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो दो रेस के दरमियान पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ वेवलेंथ का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, यानी लैम्डा बाय 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। और इसको क्या लिखा जा सकता है, n प्लस हाफ लैम्डा। अंदर में एलसीएम लूं तो क्या बनेगा, 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा। और इसको यूं भी लिखा जा सकता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। प्लीज नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। इफ अ लाइट इज emitted by a single source passes through two narrow slits 1 millimeter apart. Now this is D, small d. The interference pattern is observed on a screen 200 centimeter away. Now this is L, capital L. And separation between the center of adjacent bright fringes is 2 millimeter. Now this is delta Y, fringe spacing. What would be the wavelength of the light? लैम्डा निकालना है। डेल्टा y इक्वल्स एल लैम्डा ओवर डी, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, डेल्टा y d ओवर एल। डेल्टा y फ्री स्पेसिंग कितनी थी, 2 मिलीमीटर, दैट इज 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। d क्या था जी आपके पास यहाँ पे 1 मिलीमीटर, दैट इज 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। और स्क्रीन का स्लिट से फासला यानी कैपिटल एल क्या था, 200 सेंटीमीटर, विच कैन बी रिटन एज 2 मीटर्स। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल। 10 रेज़ टू पावर -3, 10 रेज़ टू पावर -3 इज 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर, विच कैन बी रिटन एज 1 माइक्रोमीटर। और आज के लिए लास्ट एमसीक्यू देखिएगा, इसके बाद लेक्चर वाइंड अप करेंगे। अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज 500 लाइंस पर मिलीमीटर, इस ग्रेटिंग एलिमेंट डी इज। अभी आपके साथ डिस्कस किया कि ग्रेटिंग एलिमेंट डी क्या होता है, L ओवर n। इसमें D क्या है, ग्रेटिंग पे मौजूद दो लगातार कंसेक्टिव स्लिट्स के दरमियान का फासला है। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ स्लिट्स रूल्ड ऑन द लेंथ L ऑफ द ग्रेटिंग। नाउ प्लीज उसे क्या कहा हुआ है, उसने ये कहा हुआ है कि 500 लाइंस रूल हुई हैं किस लेंथ में, 1 मिलीमीटर की लेंथ में। तो अब आपने क्या बताना है, डी बताना। अगर आपने ऐसे लिख लिया एमसीक्यू इंतहाई आसान हो जाएगा। इफेक्टिव लेंथ कि जिसमें 500 लाइंस रूल हुई हुई है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर। और इस 1 मिलीमीटर की लेंथ में कितनी लाइंस रूल हुई हुई है, 500। सो दैट बिकम्स 10 रेज़ टू पावर -3 ओवर 500। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, 1/5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 इंटू 100। बेटा इसको यूं भी लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से डिवाइड करें, तो 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 ओवर 5 इंटू 1000। मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो एक जीरो यहाँ पे आ गया, एक जीरो यहाँ पे आ गया। और 10/5 इज 2। और फॉरन ऑप्शंस की तरफ देखें तो यहाँ पे हमें कोई हेल्प इसलिए नहीं मिल रही कि तमाम ऑप्शंस 2 से स्टार्ट हो रही हैं। तो चलिए अब 10 की पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। सो 10/5 इज 2, दिस बिकम्स 10 रेज़ टू पावर -3 एंड दिस बिकम्स 10 रेज़ टू पावर -3। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी 10 रेज़ टू पावर +3, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर -3। सो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, आई रिपीट, ये 1000 10 रेज़ टू पावर +3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा। सो दैट बिकम्स 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर, which of course can be written as 2 माइक्रोमीटर। और हमें ये कौन सी ऑप्शन दिखाई दे रही है, अल्फा। 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। और ये याद रखिएगा, ये मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर है। अभी एमसीक्यू ठीक हो जाएगा, वरना फिर ऐसी बात है दो ऑप्शन एक जैसी होनी थी। तो प्लीज यहाँ पे मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है। लेकिन हमारा आंसर किस में निकल रहा है, मीटर्स में निकल रहा है। अगर आप सेंटीमीटर्स में आंसर निकालना चाहते हैं तो वो भी कर लेते हैं। 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर। प्लीज ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 क्या नहीं लिखा मैंने, मीटर। मीटर को क्या लिखा जा सकता है, 100 सेंटीमीटर। सो ये क्या बन गया, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 सेंटीमीटर। सो मीटर्स में अगर आपने आंसर निकालना है तो क्या आएगा, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर। सेंटीमीटर आपने आंसर निकालना है तो क्या आएगा, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर तो है लेकिन यहाँ पे -6 नहीं होना चाहिए था, -4 होना चाहिए था। इसका मतलब आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। प्लीज करेक्शन कर लें, यहाँ पे मीटर नहीं था, यहाँ पे क्या था, सेंटीमीटर था। अगर आप मीटर में आंसर निकालेंगे तो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर आएगा। अगर आप सेंटीमीटर में आंसर निकालेंगे तो 2
इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर आएगा। पास पेपर में पूछा गया हुआ MCQ है। पहली दो ऑप्शंस मीटर में और अगली दो ऑप्शंस सेंटीमीटर में। होपफुली इन तमाम MCQ समेत और आज के तमाम आर्टिकल समेत आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।